नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। पटना में 2 बच्चों की हत्या के बाद भारी हंगामा, जमकर पीटा, आंख फोड़ने के बाद मार डाला। राजधानी पटना में सुबह सुबह हंगामा मच गया जब सड़क किनारे एक गड्ढे में 2 बच्चों की शव की होने की जानकारी सामने आई। गुस्सा और भड़क गया जब पीट कर हत्या करने के साथ आंख फोड़े जाने की सूचना लोगों के बीच फैली। यह घटना बेउर इलाके में हुई। सोमवार सुबह डबल मर्डर के बाद बेउर अनीसाबाद के बीच जमकर हंगामा हो रहा है। सड़क जाम कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोनों बच्चों की नृशंस से हत्या की गई है। दोनों की लाशें देखकर स्पष्ट लग रहा है कि अपराधियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा, फिर दोनों की आंखें फोड़ दी। इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों के छाती में चाकू से वार किया। ये लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। इस दौरान सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में दोनों बच्चे की लाश दिखी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। लोगों का दावा है कि रविवार शाम से दोनों बच्चे लापता थे। इनमें से 2 की लाशें मिली है। अपराधियों ने दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने पटना बाईपास सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। वारदात के बाद गर्दनी बाग और बेउर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में पुष्टि करते हुए बेउर थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 बच्चों की लाशें मिली है। इनकी पहचान विवेक कुमार 12 वर्ष और प्रत्युष कुमार 11 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद निवासी हैं। दोनों रविवार की शाम से ही लापता थे। सोमवार को सुबह एक अर्धनिर्मित मकान में दोनों की डेड बॉडी मिली है। लोगों को समझा बुझाया जा रहा है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच चल रही है। मुस्लिम बोर्ड गुजारा भत्ते के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार और विपक्ष से बात करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को एक प्रस्ताव पास करके कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इस्लामिक कानून के खिलाफ है। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष से कहा कि वो सभी संभव उपाय करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें अदालत का फैसला वापस लेने का निर्णय भी शामिल है। बोर्ड के अध्यक्ष इस फैसले के संबंध में सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि फैसला पलटने में मदद ली जा सके। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक मुस्लिम महिला जिसे 3 तलाक कहकर अवैध रूप से तलाक दिया जाता है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है और कहा कि किसी के व्यक्तिगत धार्मिक कानून की परवाह किए बिना धर्म तटस्थ प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। रविवार को दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए AIMPLB की कार्यकारी समिति ने इस बात पर जोर दिया कि पैगंबर साहब ने उल्लेख किया था कि सभी संभावित कार्यों में से अल्लाह की दृष्टि में सबसे घृणित कार्य तलाक है। इसलिए विवाह संस्था की सुरक्षा हर हालत में की जानी चाहिए। बोर्ड ने एक बयान में कहा, हालांकि अगर विवाहित जीवन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है तो तलाक को मानव जाति के लिए एक समाधान के रूप में तय किया गया था। यह फैसला उन महिलाओं के लिए और अधिक समस्या पैदा करेगा जो अपने दर्दनाक रिश्ते से सफलतापूर्वक बाहर आ गई हैं। यानी बोर्ड का यह कहना है कि तलाक के बाद अगर कोई महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेती है तो फिर वह तलाक नहीं रह जाता, क्योंकि किसी न किसी रूप से उसका अपने पूर्व पति से संबंध बना हुआ है, जबकि शरीयत कानून में तलाक के बाद कोई संबंध नहीं रहता है। मुस्लिम बोर्ड ने अपने अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने के लिए सभी संभावित उपाय शुरू करने के लिए अधिकृत किया। मायावती बोली, जनता भाजपा की नीतियों से दुखी, पर कांग्रेस की समस्याओं का समाधान नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तराखंड में जनता भाजपा सरकार की गलत नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यशैली से लोग दुखी हैं। हालांकि कांग्रेस भी उनकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा आदि से त्रस्त जीवन का समाधान नहीं है। वो उत्तराखंड के बसपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक में बोल रही थी। उन्होंने एक्स पर कहा कि उत्तराखंड में पार्टी संगठन के कार्यों, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने तथा बसपा पार्टी व मूवमेंट से जुड़े खास मुद्दों के साथ ही राज्य में हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव पर पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेदार लोगों के साथ नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित बैठक में गहन समीक्षा की गई। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भाजपा सरकार की गलत नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यशैली से लोग दुखी हैं, जिसको लेकर जनता का जागरूक करना है कि कांग्रेस भी उनकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा आदि से त्रस्त जीवन का समाधान नहीं है, बल्कि बहुजनों को खुद पर अपने पैरों पर खड़ा होना है। बता दें कि उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में भाजपा को 2 सीटों पर हार मिली है। यहाँ की बद्रीनाथ सीट पर भी भाजपा की हार हुई है। FBI ने कहा, लगता है ट्रंप का हमलावर अकेला ही था। अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला बंदूकधारी इस पूरे में अकेला था और उसने ही पूरी योजना बनाकर इस भयावह प्रयास को अंजाम दिया। बंदूकधारी की पहचान बेथेल पार्क के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की गई, जो हाई स्कूल में मैथ्स का एक होनहार छात्र था। इस समय वो एक नर्सिंग होम कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार शाम को ट्रंप की रैली की सुरक्षा घेरे से बाहर छत से अपने पिता द्वारा कानूनी रूप से खरीदी गई AR स्टाइल राइफल का उपयोग करके गोलीबारी करने के कुछ सेकंड बाद आरोपी को सीक्रेट एजेंसी ने गोली मार दी।
FBI के विशेष एजेंट प्रभारी केविन रोजेक ने कहा, इस समय हमारे पास जो जानकारी है वह इंगित करती है कि शूटर ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया और वर्तमान में कोई सार्वजनिक सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है। फिलहाल हमने इस विषय से जुड़ी किसी विचारधारा की पहचान नहीं की है, लेकिन मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम अभी भी इस जांच में बहुत आगे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और अभी भी क्रूक्स के सहयोगियों की जांच कर रहे हैं कि क्या किसी ने उसकी हिंसक योजना का समर्थन किया है। अलबत्ता इस बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं कि किस सुरक्षा चूक के कारण बंदूकधारी बिना पहचाने छत पर चढ़ गया। जो बाइडेन ने लोगों से अपील की है कि वे FBI को जांच के लिए समय दें। FBI अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में किसान आंदोलन की आहट। संयुक्त किसान मोर्चा SKM की हरियाणा शाखा ने लंबे समय से अपनी लंबित मांगों पर बातचीत के लिए राज्य सरकार को 6 दिनों का समय दिया है। SKM का कहना है कि राज्य सरकार का उसकी मांगों के प्रति रवैया सुस्त है। किसान नेताओं ने बातचीत की डेडलाइन 20 जुलाई तक रखी है, उसके बाद आंदोलन का रास्ता चुनने को बाध्य होंगे। SKM की समन्वय समिति की रविवार को रोहतक में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले कई बार उच्च स्तर पर चिंता जताने के बावजूद किसानों के हितों पर लगातार अनदेखी करने पर राज्य सरकार के खिलाफ बैठक में नाराजगी भी व्यक्त की गई। SKM के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा, अल्टीमेटम के अलावा बैठक में SKM से जुड़े 14 कृषि संगठनों के 37 पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राज्य के सभी संसद सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ज्ञापन सौंपने सहित कई गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि C2+50% पर MSP की कानूनी गारंटी, ऋण माफी, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने और किसानों को पेंशन जैसे लंबित मुद्दों के अलावा कृषि पर एक अलग बजट, कृषि इनपुट पर GST को खत्म करने की मांग हमारा संगठन कर रहा है। कृषि उपकरण और सहकारी विभागों में कोई केंद्रीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि यह राज्य का विषय है। किसान संगठनों की यह एकजुटता विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक हो जाएंगे, यानी सरकार और किसान संगठनों के पास इस मुद्दे को लंबा खींचने का समय कम है। सरकार ने अगर अभी कोई फैसला नहीं लिया तो आचार संहिता लागू होने के बाद वो कोई घोषणा नहीं कर पाएगी। आंदोलन को फैलाने के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए होते हैं, जबकि चुनाव के लिए ही 2.5 महीने बचे हैं। IAS पूजा खेड़कर के माता पिता को अब ढूंढ रही पुलिस, किसानों को धमकाने का लगा आरोप। IAS पूजा खेड़कर का नाम आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। उनकी नियुक्ति को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। अब इस मामले में एक नया पहलू सामने आया। पूजा के बाद अब उनके माता पिता मुश्किलों में घिरे गए हैं। उनके खिलाफ एक स्थानीय किसान को धमकी देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पुणे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुणे ग्रामीण SP पंकज देशमुख ने शिकायत पर कहा, आरोपी फरार हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी तक संपर्क नहीं हो सका है। उनके फ़ोन बंद है। हम उनके घर गए थे लेकिन वे लोग वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस थानों के अधिकारियों सहित कई टीमें पुणे और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश कर रही है। यहाँ इन लोगों के कुछ फार्म हाउस और अन्य आवास हैं। आरोपियों के मिल जाने पर उनसे पूछताछ की जाएगी। 2023 बैच की IAS पूजा खेड़कर पर भी पुणे में बतौर प्रोबेशन IAS अधिकारी रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई विशेषाधिकारों की मांग की जो प्रोबेशन अधिकारियों को नहीं मिलते हैं। IAS पूजा ने अपनी निजी ऑडी कार्ड का इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाया और यहाँ तक कि लाल बत्ती भी लगाई। भाजपा विधायक का अजीब बयान, बोले डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान खोलकर जीवन यापन कर लो। बीजेपी विधायक का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया है। भाजपा विधायक पन्नालाल साक्य ने कहा कि ये कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, उससे कम अपना जीवन यापन चलाता रहे। यह बात गुना विधायक पन्नालाल साक्य ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में कही। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने फीता काटकर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। विधायक पन्नालाल साक्य ने कहा कि मैं जो बात कहूँगा वो साइंस के फार्मूले से और गणित के फार्मूले से कहूँगा। समझ लेना कि ये जो महाविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, ये कोई कंप्रेसर हाउस नहीं है। इसमें डिग्री के हिसाब से हवा भर दी जाए और वो सर्टिफिकेट लेकर चला जाए। वास्तव में शिक्षण संस्थाएं वे होती है जिनके 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित होए, पोती पढ़ पर अजगुआ पंडित भया न कोय। उन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय वो था जो नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता था। इस कॉलेज में तो 18,000 विद्यार्थी हैं, उनमें 12,000 थे, 1200 प्राचार्य थे। 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था। 12,000 केवल ये सोचते रह गए कि मैं अकेला क्या करूँगा, हिंदुस्तान का ज्ञान खत्म हो गया, क्या हम ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले उस पंच तत्व को बचाने की पूरी कोशिश करो जिससे हमारा सबका शरीर बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आज पर्यावरण को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चिंता है, पानी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चिंता है।
प्रदूषण जो फैला है उससे भी सब लोग चिंतित हैं। इनमें से कोई निकल ही नहीं रहा उसका कोई श्रेष्ठ फार्मूला लेकर, ना कोई आगे काम करने के लिए तैयार है। पेड़ लगाओ, हजारों पेड़ लग रहे हैं। आज पेड़ लगा दिया तो उसका पालन पोषण कब तक करने वाले हैं आप? पेड़ लगाइए, कम से कम आदमी की ऊंचाई तक तो बढ़ाओ, तब पर्यावरण बढ़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक बोध वाक्य पकड़ लेना, ये कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंक्चर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपना जीवन यापन चलता रहे। योगी ने कहा, अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरा। राज्य में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई की पहली बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अति आत्मविश्वास ने इस साल के चुनावों में भाजपा की उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। लखनऊ में भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा पिछले चुनाव के अपने वोट शेयर को बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन वोटों का ट्रांसफर हुआ और अब पराजित विपक्ष फिर से उछल कूद रहा है। हालांकि एक दिन पहले ही 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों में से विपक्ष ने 10 सीटें जीती है। इसके बावजूद योगी विपक्ष को पराजित बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी सफलता हासिल करते हुए यूपी विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा था। उन्होंने कहा, 2014 के बाद और उसके चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट थे, बीजेपी 2024 में भी उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही है, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुँचाया है। हाल ही के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 33 सीटें जीती, जो 2019 से मिली 62 सीटों से कम है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटें हासिल की। यूपी से 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की यह स्वीकारोक्ति जायज है, क्योंकि यूपी में भाजपा की करारी हार का ठिकरा भाजपा के तमाम कोनों से उन पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों उनसे इस्तीफा मांगने की अफवाह भी फैली थी। योगी आदित्यनाथ बिना गुस्सा दिखाए अपना पक्ष लगातार रख रहे हैं। शहीद सैनिक के माता पिता और पत्नी में बीमा पीएफ पेंशन का बंटवारा कैसे हो? दिवंगत कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता चाहते हैं कि निकटतम परिजन नीति यानी एनएको नीति में बदलाव हो, ताकि सैनिक की मौत होने पर वित्तीय सहायता और सम्मान सिर्फ पत्नी को ही न दी जाए, बल्कि उसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। उनकी इस मांग के बाद इस पर बहस शुरू हो गई है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था में ही माता पिता को भी आर्थिक सहायता मिलती है। मीडिया रिपोर्टों में सेना के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड यानी AGIF उनकी पत्नी और माता पिता के बीच बांटा गया, जबकि पेंशन सीधे जीवन साथी को जाती है। सेना के एक सूत्र ने बताया कि नीति के अनुसार एक बार जब कोई अधिकारी विवाहित हो जाता है तो उसकी पत्नी पेंशन के लिए नामित होती है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी की पत्नी को कुछ लाभ मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें वसीयत में नामित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की थी, जिसमें से 35 लाख रुपए उनकी पत्नी को और 15 लाख रुपए उनके माता पिता को दिए गए। द हिंदू ने सेना के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता सेना से सेवानिवृत्त जूनियर कमिश्नर अधिकारी JCO हैं और खुद पेंशन भोगी हैं और पूर्व सैनिकों के रूप में अन्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सेना में कमीशन प्राप्त करने वाला अधिकारी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट फंड और किसी भी अन्य चल या अचल संपत्ति से लेकर बीमा तक का बंटवारा एनओको में नामित वसीयत के अनुसार होता है। इन सभी के लिए कई नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है। क्योंकि कमीशन प्राप्त करने के समय अधिकारी ज़्यादातर अविवाहित होते हैं, इसलिए माता पिता को नामित किया जाता है और शादी के बाद अधिकारियों को इसे अपडेट करने के लिए कहा जाता है। तभी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट फंड और अन्य संपत्तियों के लिए पत्नी और माता पिता के बीच बंटवारे का प्रतिशत परिभाषित किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि सेना उसी के अनुसार धन और पेंशन वितरित करती है। यौन उत्पीड़न के आरोपी से महिला को राखी बंधवाने वाले जज साहब भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य अपने रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। जज रहने के दौरान कई फैसलों को लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद उनके फैसले से बहुत खुश होते थे और उनके फैसलों पर बयान भी देते थे। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए एक सेमिनार को संबोधित करते हुए जस्टिस आर्य ने कहा कि दंड संहिता को न्याय संहिता में बदलना मौजूदा सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा, हम इसके लिए केंद्र सरकार के आभारी हैं। इससे आने वाले समय में जीवन बेहतर होगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों पर दंड संहिता लागू की गई थी और उन्हें दंडित करने के इरादे से लागू किया गया था। हमारे देश में न्याय की भावना राम राज्य और महाभारत काल में ही थी। अंग्रेज हमारी संस्कृति और आधुनिकता से हिल गए थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा पर हमला करते हुए धीरे धीरे संस्कृत को खत्म कर दिया और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। 1984 में अपना कानूनी कैरियर शुरू करने वाले आर्य को 26 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था। उनके पास सिविल, मध्यस्थता, प्रशासनिक सेवा,
श्रम और टैक्स कानूनों में लगभग 3 दशकों का कानूनी अनुभव है। अपने पूरे कैरियर में आर्य कई प्रमुख पदों पर रहे। उन्हें 2007 और 2013 के बीच सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पैनल वकील के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और उन्होंने 1999 से 2012 तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आयकर विभाग के स्थायी वकील के रूप में भी काम किया था। साथ ही वह वरिष्ठ वकील भी थे। उन्हें 12 सितंबर 2013 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया और 26 मार्च 2015 को स्थायी जज बने। अपने कार्यकाल के दौरान आर्य ने कई मामलों की अध्यक्षता की जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।